गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने पृथ्वी के चुंबकत्व की बात की थी। आज हम चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। आपको केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने कहा है कि आज हम चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे, तो टॉपिक डाल देता हूँ। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो भाई चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय। तीन प्रकार के हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय। बात करेंगे सबसे पहले प्रतिचुंबकीय। किसकी बात करेंगे? प्रतिचुंबकीय। इधर सुनना ध्यान से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ, डेफिनेशन को ध्यान से सुने। वे पदार्थ आती है, तीनों की डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल आते हैं पेपर में। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसमें रखेंगे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर नहीं जाएंगे। किससे जाएंगे? अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर। तो परिभाषा ये बन रही है, इधर देखना। वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, यानी कि अधिक तीव्रता से कम की ओर जा रहे हैं और अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होंगे, तो इसका मतलब है भाई वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं। कोई चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ जाती है तो आकर्षित होती है। जैसे मेरे पास कम रुपया है, मैं ज़्यादा की तरफ भाग रहा हूँ तो आकर्षित हो रहा हूँ, और अधिक से कम की तरफ जा रहा हूँ तो प्रतिकर्षित हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल मैं दोबारा एक बार कह देता हूँ। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कहाँ रखेंगे? असमान चुंबकीय क्षेत्र में। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिंक है, कॉपर है, ठीक है ना, Ag है, Au है, एंटीमनी है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। अब भाई साहब इनका व्यवहार बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में और बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखना है, तीनों का परिभाषा, फिर उनका व्यवहार बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में और बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, दोनों में देखा जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहले बात करें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इनका व्यवहार देख रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो इधर देखना, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता है, यानी कि अनुपस्थिति में रखा जाता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण, यानी कि प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्रण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्रण करेगा। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण युग्म के रूप में होगा, तो एक तो ऐसे चक्रण करेगा और एक ऐसे चक्रण करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं
प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, जिस कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में है, और दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है। और जब चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो गया तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना रहता है? 0। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 रहता है। मैं दोबारा कह देता हूँ, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है। यानी कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है, जिस कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना रहता है? 0 रहता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में देखेंगे, इधर देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया हुआ है भाई। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं बना दूं मैं पहले बना लेता हूं। ये जो क्रॉस, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो क्रॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और डॉट का मतलब होता है, इस डॉट का चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये कहाँ है? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसमें देखिए ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं युग्म के रूप में। इधर देखना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे। एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा E माइनस, एक तो इस दिशा में चक्कर कर रहा है, एक इस दिशा में, एक प्लस में होता है और एक माइनस में पड़ा हुआ केमिस्ट्री में। एक का चक्कर प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है, ठीक है ना। तो ये तो माइनस वाला ले लिया मैंने 1, तो ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां पर ले लिया मैंने प्लस वाला, ठीक है ना, E प्लस वाला। ये पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये माइनस चक्रण वाला है, ये प्लस चक्रण वाला है। ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, ये मान लेते हैं इधर ही घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी है इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अरे प्लस वाला तो यह जाएगा, माइनस वाला यह जाएगा। कैसे दिखाओ? चाहे इसको ये दिखाओगे तो इसको ये दिखाओगे तो इसको ये दिखाना पड़ेगा। ये पहला वाला है, ये दूसरे वाला है। अब ये ऋणात्मक है, इस पर बल कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर, F1 वेक्टर, और इस पर बल कहाँ लगेगा? केंद्र से बाहर की ओर, क्योंकि प्लस वाला है। अरे माइनस वाले पर तो बल केंद्र की ओर लगता है, और इस पर बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। इस पर बल कहाँ लगेगा? बाहर की ओर, F2 वेक्टर। इधर देखो, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि आपन ने एक चुंबकीय क्षेत्र में आपन ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चक्रण जो होता है, एक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक तो पॉजिटिव दिशा में होता है, एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं चुंबकीय क्षेत्र में, एक माइनस का दिखाया गया है पहला, एक प्लस का दिखाया गया है दूसरा, ठीक है ना। ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, दोनों विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं। तो इधर देखना, इस पर जो बल होगा वो केंद्र की तरफ लगेगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस की तरफ आएगा, और ये प्लस का है तो इस पर बल प्रतिकर्षण के कारण बाहर की तरफ लगेगा। तो जब प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, ये डायग्राम हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखती है बी वेक्टर में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा जाता है। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बलों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और बलों में परिवर्तन हो जाता है बलों की दिशा में, जिस कारण एक इलेक्ट्रॉन तो धीमा हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन तेज हो जाता है। पहले तो इन दोनों की वेलोसिटी
बराबर थी तो इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में क्या हो गया था, निरस्त हो गया था। लेकिन अब इस पर बल अंदर की तरफ लग रहा है तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और एक इलेक्ट्रॉनों पर बल बाहर की तरफ लग रहा है तो ये इससे प्रतिकर्षित होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के वेगों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के वेगों में परिवर्तन हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और जब दोनों की वेलोसिटी में, वेगों में परिवर्तन हो जाएगा तो वेगों में परिवर्तन होने के कारण अब इनके चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाएंगे, और चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाएंगे तब इनमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा पदार्थ में। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना, उत्पन्न हो गया, और हम कह सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। मैंने कहा था अधिक से कम तीव्रता के वाले भाग की ओर भागते हैं, विस्थापित होते हैं, अधिक से कम वाले भाग की ओर विस्थापित हो रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो इनका चुंबकन जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर दोबारा कह देता हूँ, जो पूरी बात है उसको एक बार समराइज कर देता हूँ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जिनके एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं। अब इनका व्यवहार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखना है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देख रहे हैं तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं, और जिस कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनमें कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं रहता। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर निकाय अंदर की ओर है में रखा जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, पहला और ये दूसरा, तो एक इलेक्ट्रॉन को बल केंद्र की ओर लगता है और प्लस वाले पर बल बाहर की ओर लगता है, जिस कारण इनमें इनकी बलों की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण इनके वेगों में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण एक इलेक्ट्रॉन धीमा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन धीमा और एक इलेक्ट्रॉन तीव्र हो जाता है तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण अब आपस में निरस्त नहीं हो पाता और पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, क्योंकि प्रतिकर्षित होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होंगे। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ, इधर सुनना। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसी की ऐसी परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसमें रखेंगे? असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर कम विस्थापित होते हैं, और कम विस्थापित होते हैं इसका मतलब है आकर्षित हो रहे हैं, कम से अधिक की ओर भाग रहे हैं। अल्प विस्थापित हो रहे हैं मतलब आकर्षित हो रहे हैं, अल्प आकर्षित होते हैं। कम से कोई चीज अधिक की ओर भागती है तो आकर्षित होती है, और मैं कह रहा हूं अल्प विस्थापित होते हैं, इसका मतलब है अल्प आकर्षित होते हैं। तो वे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो क्या है, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना, विस्थापित होते हैं यानी कि अल्प आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहा जाता है? उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और उनके एग्जाम्पल है CuCl2, द्रव ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो सब आपको मिल जाएंगे PDF में। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, द्रव ऑक्सीजन है, कॉपर क्लोराइड है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, ये हो गया, ये बता देंगे। अब बात करेंगे इनका व्यवहार।
पहले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में और फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो इनका व्यवहार, अब देखो आप, हमने वहां पर पढ़ा था ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को याद करो, इनका व्यवहार ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जैसा है। जिसको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पता है उसका भी तो हमने देखा था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो इसका व्यवहार उसी की तरह है। अब इधर सुनना मेरी बात को आप ध्यान से। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देख रहे हैं तो अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन आधिक्य के रूप में रहते हैं, यानी कि जिनमें अधिक आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके परमाणुओं में या अणुओं में आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं या अणुओं में आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आधिक्य इलेक्ट्रॉन है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का तो हो जाएगा, 1 का नहीं हो पाएगा। तो जिन कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो नहीं पाता है, जिस कारण प्रत्येक, अब ध्यान सुनना, प्रत्येक परमाणु या अणु का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक परमाणु या अणु का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। वहां पर भी प्रत्येक परमाणु या अणु का बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण था। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक परमाणु या अणु का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पदार्थ में सभी परमाणु यादृच्छिक गति करते हैं, जिस कारण उनका सभी का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है। पहले का चुंबकीय आघूर्ण है, दूसरे का भी है, तीसरे का भी है, सभी का है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पदार्थ में यादृच्छिक गति कर रहे हैं। और पदार्थ में जब वो यादृच्छिक गति करते हैं तो जिस कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में सभी से निरस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई इस दिशा में भागेगा, कोई इस दिशा में भागेगा, कोई इस दिशा में भागेगा, तो सभी का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाएगा, जिस कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है, सारे के सारों का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त, यानी कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे तो इन पर बाह्य बल लगेगा, और बाह्य बल लगेगा तो सारे के सारे परमाणु, सारे के सारे अणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे तो इनका चुंबकीय आघूर्ण अब आपस में निरस्त नहीं हो पाएगा, और इसलिए पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण शून्य और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं, क्योंकि सारे के सारे परमाणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिस कारण पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इधर देखो मैं डायग्राम बनाता हूं दोनों का। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, ये पहला इधर भाग रहा है, दूसरा परमाणु इधर भाग रहा है, तीसरा इधर भाग रहा है, ठीक है ना, चौथा इधर भाग रहा है, पांचवा इधर भाग रहा है, छठवां इधर भाग रहा है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण है शून्य। मैं कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसका भी है चुंबकीय आघूर्ण, इसका भी है, इसका भी है, सभी का है, लेकिन सभी यादृच्छिक गति कर रहे हैं, जिस कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? शून्य। और जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, बी वेक्टर में या बी नोड वेक्टर में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, बी वेक्टर में रख दिया, तो सारे के सारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे, और सारे के सारे बाह्य